Yes, today let us be attentive. Jasleen Kaur, now recording has started. Okay. Yes, only 7-8 students are there sitting at home, and rest we are in the class. So today the topic which is left, that is this demonetization. I hope all can see. Very brief topic. At the most, only 1 mark question can be expected, not more than that. Okay. ज़्यादा ही to extreme extent 3 marks maybe, but that is too simple question. That would be very easy question. Okay. So पहले let us do what is the meaning of this demonetization. Demonetization means when the government of the country or the authority of the country takes back any legal tender money, takes back any legal tender money and announces, declares that today onwards this money will not be used in the for the purpose of economic transactions. In a way, it has become useless money in a way. Now, what this has happened on 8th of November 2016 को. I hope you all are able to remember. So on that day, our Prime Minister he announced कि भाई today onward रात को 12 o'clock से मतलब अगले दिन के तो ये जो सर्कुलेशन में 1000 rupees note and 500 rupees note now they will not be the legal tenders of the country. ठीक है. Now in chapter money and that banking में we have already done legal tender क्या होता है, that money which gets circulated in the economy due to the permission of the due to the order of the government. This is also called fiat money. FIAT fiat money भी कहते हैं. Means fiat and legal tender का मतलब legally which is acceptable by all the people and which is allowed. Now who permits this या who gives this authority, highest authority, that is the government of the country. तो जब जो prime minister है he is the supremo of the government. ठीक है. तो when prime minister announced कि भी now today onwards ये जो 500 and 1000 rupees note है they will not be accepted as money of India, currency of India. तो इसका मतलब अब वो जो नोट है दे रिमेन्ड मियरली पीसीज ऑफ पेपर ओनली. अब चाहे उसके ऊपर गवर्नर का भी साइन का लगा हुआ है, स्टैम्प लगा हुआ है, एवरीथिंग इज देयर, बट आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ द अथॉरिटी दैट पेपर दैट नोट बिकेम यूजलेस. तो इसका मतलब अब हमारे सामने सामने ये हो गया कि बिना गवर्नमेंट की परमिशन के कोई जो नोट है वो नोट के फॉर्म में नहीं रह सकता. ठीक. और उसकी जगह पर फिर कौन से नोट इशू किए गए, न्यू नोट्स कौन से रिप्लेस किए गए, नए डिजाइन के 500 के नोट और नए डिजाइन के कलर और डिजाइन के 2000 रुपीज के नोट. ठीक है. तो किसी भी पुरानी करेंसी को वापस जब लिया जाता है तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डीमनीटाइजेशन. आम रूटीन लैंग्वेज में पॉपुलरली जो आम लोग यूज करते थे वर्ड वाज नोटबंदी. नोटबंदी ज्यादा पॉपुलर वर्ड हो गया तो नोटबंदी और डीमनीटाइजेशन वन एंड द सेम. ठीक है. उसके बाद है कि इसका पर्पस क्या था, क्यों ऑल ऑफ ए सडन ये किया गया. तो वन थिंग वी शुड रिमेंबर कि ऑल ऑफ ए सडन नहीं था ये, इट वाज अ वेल प्लान्ड एक्शन. हमें लगा कि बिकॉज इट वाज अनाउंस्ड ऑन द स्पॉट और हमें पता चला इसके पहले मतलब ग्रेट सीक्रेट वाज केप्ट. कोई ज्यादा इवन फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो ऑफिसर्स थे या बाकी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स थे या मिनिस्टर थे ज्यादा लोगों को पता ही नहीं था. तो इट वाज केप्ट एज टॉप सीक्रेट ताकि उतनी देर में अगर सीक्रेट ना रहता तो दोज पीपल हु वर हैविंग ब्लैक मनी दे वुड हैव अरेंज्ड दैट, उसको किसी न किसी तरीके से उसको लीगल कर सकते थे वो. तो इन ऑर्डर टू कीप ए चेक ऑन दैट दोज डीलिंग्स ये सीक्रेट रखा गया. तो इसका पर्पस क्या था, पर्पस बेसिकली टू पर्पसेस वर देयर, टू कीप ए चेक ऑन इलीगल ट्रांजैक्शंस एंड टू कीप ए चेक ऑन एंटी सोशल एक्टिविटीज. अब इसका मीनिंग क्या है, इलीगल ट्रांजैक्शंस क्या होती है. ट्रांजैक्शन तो वी ऑल अंडरस्टैंड, एक्सचेंज करना. मैंने आपको पैसे देके बुक खरीद ली, आपने मुझे पेन देके पेन लिया, मैंने पैसे दे दिए, मतलब मनी और चीजों का एक्सचेंज, तो ट्रांजैक्शन. ठीक है. इलीगल ट्रांजैक्शन का मतलब है वो ट्रांजैक्शन which are not recorded in the proper process of accounting. जिन कामों से होने वाले फायदे को, इनकम को हम रिकॉर्ड में शो नहीं करते हैं तो वो सारी चीजें कहलाती है इलीगल. ठीक. इलीगल का मतलब सिर्फ ये नहीं कि किसी ने चोरी कर ली, डाका डाल लिया, वही इलीगल है. अगर हम लोग भी अपने इनकम को या अपने काम को रिकॉर्ड में नहीं रखते हैं, अकाउंट्स में नहीं दिखाते नहीं है गवर्नमेंट को, अगर हम टैक्स लाइबल बनते हैं, टैक्स बनता है हमारे ऊपर एंड वी डोंट वांट टू पे दैट टैक्स, और उसके लिए अपनी इनकम को, अपने सोर्स ऑफ इनकम को भी ट्राई टू हाइड दैट सोर्स या इनकम छुपाते हैं, तो और अपनी एक्टिविटीज करते रहते हैं, प्रॉफिट कमाते रहते हैं बट उस प्रॉफिट को शो नहीं करते हैं, देन दैट इज कॉल्ड इलीगल एक्टिविटी. अब चाहे इसमें कोई भी तरह का काम आप ले सकते हो, चोरी तो है ही है, स्मगलिंग भी है, ये सब
ऐसे सारी चीजें जो काम आते हैं विच आर नॉट शोन ऑन द पेपर्स, वो कहलाते हैं इलीगल एक्टिविटी। तो ऐसे लोगों की इनकम को अब क्योंकि वो देवर नॉट शोइंग एंड लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर देयर, तो उसको कैसे चेक किया जाए, उसको कैसे अपने कंट्रोल में लाया जाए। तो ये एक प्रोसेस किया गया कि भी जिनके पास इस डिनोमिनेशन के नोट होंगे, अगर ऐसे अनाउंस किया जाएगा तो अब वो कहाँ जब लाएंगे अगर बैंक में, तो फिर दिखाना पड़ेगा कि कहाँ से पैसे आए, फ्रॉम विच सोर्स हैव दे गॉट, बताएंगे तो फिर पकड़े जाएंगे। तो दैट वाज जस्ट ए स्टेप टू कीप ए चेक ऑन दैट। सेकेंड होता है एंटी सोशल एक्टिविटी। एंटी सोशल का मतलब होता है दोज एक्टिविटीज, दोज एक्शंस ऑफ सम पीपल which are harmful for the larger section of the society। जैसे इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है टेररिस्ट एक्टिविटी, ये सबसे बड़ा एंटी सोशल। या कोई जैसे राइट्स कर देते हैं, जैसे दिल्ली में राइट्स हुए, ऐसे लोग जो इस तरह के काम करते हैं सोसाइटी के अगेंस्ट जाके, लार्जर मासेस को नुकसान होता है, जिस तरह के कोई बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है, कोई इस तरह का काम करता है, ये सारे ज्यादातर टेरर में ही आ जाते हैं, टेररिज्म या राइट टाइप एक्टिविटीज। तो इन लोगों, अब ये सारे काम जो करते हैं ये लोग पैसों के लालच में ही करते हैं, फ्री में कोई नहीं करता कि जाओ बॉम्ब ब्लास्ट कर दो, ये कर दो, वो कर दो, दंगे फसाद होना या करना या करवाना। जैसे आपको याद होगा ये कश्मीर में पहले कितना स्टोन पेल्टिंग होती थी, जब देखो फौज के ऊपर, आर्मी के ऊपर स्टोन्स पेल्टिंग करते थे, तो वो वहां पर उनको 500-500 रुपए देके उनसे ये काम करवाते हैं। अब वो पैसे, इस तरह के पैसे कहाँ से आते हैं? थ्रू इलीगल वेज आते हैं, चाहे अपने लोग करे हो, कॉन्स्पिरेसीज करे, चाहे पाकिस्तान से हो, चाहे कहीं से भी हो, तो इलीगल वे से मनी आता है। तो उस तरह के मनी को कंट्रोल करने के लिए कि भी ऐसा रोक देंगे तो उनका वो मनी यूजलेस हो जाएगा, तो ये भी एक वन ऑफ द टारगेट्स वास्ते है। ठीक है, तो यहाँ पे यू मे गेट ए क्वेश्चन कि ऑन विच डेट इट वाज डिक्लेयर्ड, November 8, 2016, and what were the reasons to introduce this, या to start this, to keep yes, टू कंट्रोल, चेक, कर्ब, कुछ भी आप लिख सकते हो, एंटी सोशल एक्टिविटीज, इलीगल एक्टिविटीज, उनके ऊपर चेक करने के लिए। ठीक है, उसके बाद है कि इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हो। अगर कोई भी चीज है इकोनॉमिक्स में, हम लोग अब तक इतना तो हम समझ ही चुके हैं, whenever any topic is discussed, तो उसका मतलब है कि उसका क्रिटिकली भी अप्रेजल करना है। क्रिटिकल का मतलब ये नहीं कि ओनली वी हैव टू फाइंड नेगेटिव पॉइंट्स ओनली। क्रिटिकल अप्रेजल मतलब अगर पॉजिटिव पॉइंट्स है तो दे आर ऑल्सो टू बी सीन, नेगेटिव है तो उनको भी हमने देखना। ठीक, और 100% कोई चीज नहीं होती है, ब्लैक एंड व्हाइट कुछ नहीं होता है कि भी कोई चीज है तो उसके फायदे ही होंगे और कोई चीज है तो उसके नुकसान ही होंगे, ऐसा कुछ नहीं। हमने ये देखना होता है कि फायदे में कितनी चीजें गई कंपैरेटिवली। इफ एनी प्रोग्राम प्रूव्स सक्सेसफुल, मैक्सिमम पीपल गेट्स एडवांटेज, उसका फायदा होता है, तो दैट पॉलिसी या स्कीम इज सेड टू बी ए सक्सेसफुल स्कीम। अगर ज्यादा उसके डिसएडवांटेजेस आर सीन इन द सोसाइटी, इन द इकोनॉमी, तो हम क्या देते हैं भी जी ये प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट डिड नॉट प्रूव सक्सेसफुल, कामयाब नहीं हुआ, तो इस तरह से होता है। ठीक है, तो अब इसके फायदे क्या हुए, इट एनी 2-3 you can learn, already picture has been sent in the group, you can see from there। it helped to unearth or find out black money, कि भी जिन भी लोगों के पास था, तो अगर आपको थोड़ा याद हो उस समय टीवी पे क्या दिखा रहे थे, लोगों ने पॉन्ड्स में, नदियों में, रिवर्स में, फालतू कहीं ग्राउंड्स में नोट ही नोट बिखेर दिए। अब कोई उठाए भी तो कहाँ से, अदरवाइज कोई नोट बिखेरे तो सारे उठाने वाले पहले भाग के चले जाते हैं। अब वो यूजलेस नोट्स हैं तो रिवर्स में पड़े हुए हैं, इवन भिखारियों के पास भी वो नोट इकट्ठे करके रखे हुए थे। तो इसका मतलब वो ब्लैक मनी, जो इलीगल मनी था, वो सामने आया, बाहर आया। ठीक है, दूसरा क्या था कि टू चेक शेडो इकोनॉमी। शेडो इकोनॉमी का भी मतलब यही होता है, दैट इकोनॉमी, शेडो का मतलब कि जिसमें इलीगल ट्रांजैक्शंस की जाती हैं, इलीगल वे से, मींस एक्टिविटीज, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज आर नॉट शोन ऑन द in the account books or in the papers which are to be shown to the tax department। या टैक्स इवेजन, मतलब टैक्स इवेजन होता है टैक्स इवेड करना, टैक्स चोरी करना। अच्छा, अब सपोज आपकी इनकम के ऊपर टैक्स लगा है या मेरी इनकम के ऊपर टैक्स लगा है, और मैं कोई भी तिकड़म करके किसी भी स्कीम से मैं टैक्स देने से बचने की कोशिश करूं, और ये दिखाऊं कि नहीं जी मेरी तो इतनी इनकम ही नहीं है, मेरे ऊपर तो टैक्स बनता नहीं है, बट बनता हो, तो फिर मैं कहलाऊंगी टैक्स इवेडर। और इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में मैं टैक्स चोर कहलाऊंगी या आप टैक्स चोर कहलाएंगे, चाहे हम बड़े व्हाइट कॉलर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो जो लोग टैक्स इवेडिंग करते हैं, वेदर दे बिलोंग टू ऑफिस वर्क, व्हाइट कॉलर जॉब, या बिजनेसमैन है, कोई भी है, तो उन लोगों के टैक्स इवेजन के थोड़े काम को रोकने के लिए ये किया गया। तो दैट इज इट्स अनदर पॉइंट। देन है कि it compelled people to deposit their demonetized notes with the banks।
और उस समय गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि टाइम दिया था कि विद इन, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली द टाइम, हफ्ते 10 दिन का शायद टाइम था कि इफ यू हैव एनी इलीगल मनी तो आप उसको डिपॉजिट करवाइए, उसके बदले में मतलब आपने पहले टैक्स नहीं दिया तो अब आप उसके ऊपर फाइन पे करिए, पेनल्टी पे करिए और अपना वो पैसे आपको एडवांटेज भी होगा, थोड़ा बहुत आपका वाइट भी हो जाएगा, मतलब ठीक भी हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका था टू ल्योर पीपल। मेरी जेब से या आपकी जेब से 100 रुपीज जाते हो, उसके बाद कोई कहे कि कुछ ये आप काम कर लो तो आपको 40 रुपीज बच जाएंगे, तो ऑब्वियसली 100 गंवाने से बेहतर है 40 तो बचे, मैं वो काम कर लूँ, 60 रुपीज फाइन ही दे दूँ। तो ऐसे ही लोगों ने किया भी, बहुत सारे लोगों ने किया भी ऐसा कि अपनी डिक्लेयर की अपनी इनकम जो पहले उन्होंने इवेड की हुई थी या हाइड की हुई थी, ठीक है, तो ये काम किया। फिर उसका बाकी एडवांटेज है एंटी सोशल एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए, ये सेम। डिसएडवांटेज इसके और एक और है वेरी इंटरेस्टिंग, that is this process encouraged digital mode of payment। ये really very encouraging point है। जैसे मैं अपना एग्जांपल लूँ तो पहले आई वाज आल्सो नॉट बिलीविंग इन डिजिटल मनीटाइजेशन, कम करते थे या इतना ज्यादा नहीं था, कैश में ही कोई भी जाना है, हम लोग ज्यादातर लोग मैक्सिमम कैश ही पेमेंट करते हैं, कोई मार्केट जाना है कुछ लेना है। बट इसके बाद क्या हुआ, पीपल फेल्ट कंपेल्ड, क्योंकि एट दैट टाइम क्या अनाउंस किया था गवर्नमेंट ने, एट द टाइम 4000 रुपीज ही चेंज करवा सकते थे। अब 4000 रुपीज में खर्चा तो नहीं चलता ना हमारा, इतना एक्सपेंसिव होते हैं, जैसे कईयों के कोई फंक्शन है या कुछ और था तो काम नहीं चल रहा था, तो ज्यादातर लोगों ने फिर कैश के ऊपर रिस्ट्रिक्शन की। तो पेटीएम तब बहुत पॉपुलर हुआ, ये गूगल पे, भीम ऐप, ये वो सारी, मतलब उस समय बहुत ज्यादा पॉपुलर। इवन एन इलिटरेट पर्सन आल्सो मेक्स यूज ऑफ पेटीएम। एक रिक्शे वाला या एक टी स्टॉल वाला, कोई चाय पकौड़ी की दुकान वाला, वो भी पेटीएम कर लेता है। तो कहने का मतलब कि, और ये भी उस समय कहा गया कि भाई हमारे कंट्री में तो इतने इलिटरेट लोग हैं, वो जो अपोजिशन पार्टी थी, तो हाउ विल दे मेक यूज ऑफ दिस डिजिटल मोड। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया कि इनकरेज किया लोगों को कि कैशलेस या लो कैश इकोनॉमी बनानी। तो कैशलेस तो नहीं होती है 100%, अभी भी हम लोग ट्रांजेक्शन मनी में करते ही हैं, सारी की सारी तो नहीं हुई, बट स्टिल एक इंक्लिनेशन ऑफ द पीपल दैट हैज चेंज्ड। जो हम पहले बिल्कुल ही नहीं करते थे, अब हम फोन के जरिए अपने बिल्स की पेमेंट कर लेते हैं, अपना कोई भी कुछ देना देना है वो सारे काम कर लेते हैं, मैक्सिमम कर लेते हैं, क्योंकि ऑल शॉपकीपर्स, ऑल जहाँ भी जाते हैं मार्केट में सामान लेने के लिए, ऑल एक्सेप्ट, तो हम लोग उस तरह से कर, पेट्रोल डलवाते हैं, ये सब चीजें बिना कैश के लेन देन के भी हम लोग कर लेते हैं। तो ये एनकरेजमेंट मिली विद दिस प्रोसेस। क्यों? क्योंकि उस समय जरूरत थी। जब हम कहते हैं निसेसिटी इज द इन्वेंशन, निसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, तो जब जरूरत पड़ती है तो हम सीखते हैं, तो ज्यादातर लोगों ने सीखा इसको, ठीक है। ये इसके प्लस पॉइंट्स है, और माइनस पॉइंट्स में 2-3 पॉइंट आएंगे कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा इकोनॉमी के ऊपर, कि खास करके जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, छोटे लेवल के ऊपर थी, अब वो उनके जो होते हैं वर्कर्स होते हैं, लेबर होती है, तो जैसे कई बहुत सारे डेली वेजर्स होते हैं जिनको रोज ही शाम को पैसे दिए जाते हैं, तो जब अब मनी नहीं है इंडस्ट्रियलिस्ट के पास, बिजनेसमैन के पास आप ही पैसे नहीं है, तो हाउ वुड ही हैव बीन एबल टू मेक पेमेंट टू दोज पीपल, तो शाम को उनको कहाँ से पैसे देंगे। या उन्होंने कोई रॉ मटेरियल की, कोई इनपुट्स की परचेज करनी है, और देने वाला पर्सन कह रहा है कि कंपेल करता है, नहीं मुझे कैश में ही आप पैसे दो, तो फिर जब है ही नहीं तो कहाँ से दें। तो ये प्रॉब्लम्स हुई खास करके छोटे इंडस्ट्रीज को, कि कोई उन्होंने रॉ मटेरियल इनपुट्स परचेज करनी है फॉर दैट रीजन, और दे हैड टू मेक पेमेंट ऑफ वेजेस टू द लेबरर्स, डेली लेबरर्स, तो एट दैट टाइम दे फेस्ड लॉट ऑफ डिफिकल्टी, एंड many daily wage laborers they were removed from their jobs also। भाई अब आपको दे ही नहीं सकते पैसा, तो कहाँ से फिर लगाने का भी क्या फायदा है। फालतू की एक्सपेंसेस को कर्ब करने के लिए, तो फालतू का आप नोटिस करो कि कोई भी काम होता है, फालतू के एक्सपेंसेस में सबसे पहले मुसीबत वर्कर्स के ऊपर आती है। बाकी कामों को तो अगला मशीन को तो नहीं कुछ भी करता, बिल्डिंग को कुछ नहीं करता, रॉ मटेरियल ठीक है नहीं खरीदेगा, तो बच गए, लेबर बच जाती है, तो उनको ही काम से निकाला जाता है। तो लेबर फेल्ट द ब्रंट ऑफ दिस प्रोग्राम। उसके बाद दूसरा हुआ कि मेनी पीपल, जैसे दे वर हैविंग फंक्शंस इन देयर फैमिलीज, किसी के मैरिज फंक्शन है या कोई और हॉस्पिटलाइज्ड है या कोई और है जहाँ पैसे ज्यादा चाहिए, तो ऑल ऑफ ए सडन किया गया, तो पीपल कुड नॉट हैव बीन एबल टू इवन मेक द अरेंजमेंट। अब हॉस्पिटल वाले बिना पैसों के इलाज नहीं करेंगे, अब मैरिज है अगले दिन, तो बिना पैसों के सामान कहाँ से आएगा, तो ये सारी चीजें, लोग शगुन कैसे देंगे, लोगों ने शगुन भी नहीं दिया, ये इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस हुई। उसके बाद सेकंड प्रॉब्लम ये हुई कि पीपल हैड टू गो टू द बैंक्स, लंबी लंबी क्यूज, आप देखते थे कितनी लॉन्ग क्यूज बनी हुई हैं,
तो सारा सारा दिन खड़े हैं कि चलो 4000 ही मिले, कुछ भी हो। हम तकरीबन सभी घरों से सब लोग कोई ना कोई क्यू में खड़े हुए हैं इन वन और द अदर पॉइंट। तो ये प्रॉब्लम आई कि भी एकदम से अरेंज नहीं हुआ। बट इसका ये फायदा ये हुआ कि इन स्पाइट ऑफ फेसिंग ऑल दीज प्रॉब्लम्स, सोसाइटी एट लार्ज दे वर वेरी हैप्पी। क्यों हैप्पी हुए? क्योंकि कोई भी इकोनॉमी हो, वेदर इट इज अमेरिकन इकोनॉमी या वेस्टर्न यूरोपियन इकोनॉमी या इंडियन इकोनॉमी, लार्जर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ऑलवेज बिलोंग्स टू मिडिल इनकम ग्रुप। हमेशा ही कोई भी कंट्री हो, चाहे एडवांस्ड हो चाहे पुअर हो, मिडिल सेक्शन जो होता है इनकम वाला, वो हमेशा हर एक कंट्री में मैक्सिमम प्रपोर्शन बिलोंग्स टू दैट सेक्शन। तो उस सेक्शन के पीपल फेल्ट कि कोई बात नहीं, वी कैन फेस दिस इनकन्वीनियंस, वी कैन हैंडल दिस सिचुएशन। हम लोग थोड़ी कंजम्पशन कम कर लेंगे, अपना खर्चा कम कर लेंगे, डिमांड्स को कम कर लेंगे, बट एटलीस्ट दोज हु आर करप्ट पीपल, those who are doing illegal works and still they are showing demonstrating their uh, riches in the society, दिखावा बहुत करते हैं, तो एटलीस्ट वो लोगों के ऊपर तो चेक लगेगा। ऐसे लोगों की करप्शन तो, अब आप कभी आपने देखा हो, जो आप तो अभी बच्चे हो, तब और भी बच्चे थे, जो लोग अगेंस्ट बोल रहे थे, जिनका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ वही सबसे ज्यादा अगेंस्ट बोले। तो एक आम लोगों का तो कोई खास नुकसान नहीं हुआ, आम एक लाइफ में जैसे तैसे करके हम लोगों ने सबने मैनेज किया। बट इसका मतलब कौन अगेंस्ट बोल रहे थे? जिनका नुकसान हुआ, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी उनको। तो हम लोग क्या करते हैं, वी वांट गुड पॉइंट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, गुड पॉलिसीज, बट वी डोंट वांट टू इम्प्लीमेंट देम दोज पॉलिसीज इन अवर लाइफ। ये तो कहेंगे कि करप्शन शुड बी रिमूव्ड, बट आप जो करप्शन कर रहे हैं उसको कोई ना छेड़े। मैं टैक्स चोरी कर रहा हूँ, मुझे ना कोई छेड़े, बाकियों को, गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो आम जो ऑर्डिनरी पीपल थे, दे बिकेम वेरी हैप्पी कि कोई बात नहीं, एटलीस्ट अब ये जो लोग हैं, दोज हु आर डूइंग करप्शन, दिखाते नहीं है, तो एटलीस्ट इनको प्रॉब्लम हुई है, तो मेरी समस्या का कोई नहीं, इनको हुई है। ये एक सोसाइटी का एक एट लार्ज ये हैप्पीनेस थी सोसाइटी के अंदर। ठीक है, बस दिस इज ऑल अबाउट दिस डीमोनेटाइजेशन। बस आपको ऐसे एक सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, मोस्ट प्रोबेबली रीजंस एंड ऑन विच डेट इट वाज इंट्रोड्यूस्ड, ये आएगा। ठीक है जी। सो ऑलरेडी ये 2 पेजेस की फोटो मैंने भेजी है, जिसके पास नहीं है यू कैन सी फ्रॉम दिस। चलो, इसके बाद अब हम करते हैं, you just start reading this comparative development experience in the meantime. I hope those who are sitting at home, they would also have revised this chapter, because our syllabus is over now. Let me take out. हाँ जी बेटा। First question, when did India start its planning procedure या planned development? Very right, 1st April 1951, या डेट कोई भी ना भी बोलो तो भी कोई नहीं, 1951 में इंडिया स्टार्टेड इट्स planned development, first plan was introduced. When did Pakistan start its, Harshita? 1956, very right, 1956 Pakistan started its planning program. When did China start? ये तीनों गर्ल्स नहीं बोलेंगी हैं? हर्षिता? 1953, ठीक है, चाइना ने स्टार्ट किया 1953 में, पाकिस्तान स्टार्टेड इट्स डेवलपमेंट प्रोग्राम इन 1956 and India started in 1951. All these 3 countries, they were inspired by the success of Soviet Union, because उन्होंने 1928 से अपना revolution के बाद start किया था and got success also. So all these 3 nations, they got inspiration from Soviet Union. Okay, उसके बाद है फिर, out of these 3, which country is the most populous country?
presently China. Okay, but after 30-40 years, which country is expected to be the most populous? India. Okay, India will surpass China. Okay, very right. Okay, when was Great Leap Forward campaign started in China? Yes, very right. 1958. बेटे ये याद करना है, आप पढ़ के नहीं आए हो, पढ़ के आना चाहिए था ना, कल मैंने बोला है लेसन। 1958 में this Great Leap Forward campaign या program was started. Sometimes abbreviation also comes GLF. Full form Great Leap Forward started in 1958. Okay. What was who was the introducer of this scheme? Yeah, which leader started this? माओ जे दोंग. ठीक है, माओ जे दोंग करके उनका नाम है, MAOZEDONG, माओ जे दोंग. ठीक है, ओके. What was the aim of this campaign? मतलब two aims were there. Yes, very right. Industrialization. One more was also there. Commune system, development of agriculture. Very right. For developing agricultural activities, commune system was adopted, and for promoting industrialization, backyard industries were promoted. But जो main purpose था, that was speedy industrialization. अगर single पूछा जाए तो speedy industrialization was the main target of this. ठीक है. And secondly, for agriculture also, they started commune system in which collectively farm activities were encouraged for the people. Collective farming जिसको बोल सकते हैं. And 26 communes were made in China. Sorry, not 26, 26,000 communes were made in China. The whole of the farming land was divided into 26,000 communes. And all the Chinese people, farmers, they were supposed to do their farming activities collectively in those 26,000 communes. ठीक है. अच्छा, उसके बाद second है Great Proletarian Cultural Revolution. Again, it was started in 1965. ठीक है, 1965 में Great Proletarian Cultural Revolution was again started by same leader Mao Zedong. ये नाम याद कर लेना आपने. ठीक है, और इसमें what was the main thing which was not liked by people, मतलब ordinary people of the country? Yes. Yes, students and professionals, they were sent to the countryside, means interior parts of China, villages में especially, and when forcefully they were sent to this policy was not liked by ordinary people. चाहे अपनी मर्जी से जाए, that is a different issue, but when one is forced by the government or authority, then it is disliked most of the time. वही चीज को लोग dislike करते हैं. तो ये इसका एक सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है. एंड सेकेंडली, all those people who opposed these policies of Mao Zedong, they were killed, they were punished, they were imprisoned also. मतलब they were removed from the way, किसी न किसी तरीके से उनको एक साइड पे किया गया. जैसे अभी अगर आपको याद हो तो नवंबर-दिसंबर में द डॉक्टर हु सेड कि दिस कोरोना वायरस हैज टेकन प्लेस इन चाइनीज लैब, वुहान लैब में, तो थोड़े दिनों के बाद आया कि वो डॉक्टर बेचारा वो कोरोना का मरीज बन गया और उसकी डेथ हो गई. अब वो मरीज नहीं बना था, उसको मारा गया था. तो जो भी लोग अब चाइनीज गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाते हैं या बोलने की, रियलिटी रखने की कोशिश भी करते हैं, पहले भी और आज भी, दे आर रिमूव्ड फ्रॉम द पाथ, कोई खत्म कर दिया जाता है. ओके, चलो अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ मैं, जो सैंपल पेपर में है. Great Proletarian Cultural Revolution was introduced under the leadership of, आगे options are given, Mao Zedong, Mahatma Gandhi, Muhammad Ali Jinnah and Pandit Nehru. Mao Zedong. ठीक है, नेहरू एंड गांधी जिन्ना नहीं हो सकते because they are belonging to Pakistan and India, और ये प्रोग्राम फिर एक ही बच गया, चाइनीज पर्सन माओ जेडुंग. The main aim of GLF was to ensure rapid increase of dash in China. Options are given: agriculture, industries, services, exports. Industry. ठीक है, अगर वैसे ही आए हमें give answer in 1 or 2 lines, तो फिर you can write both industries number 1 पे, number 2 agriculture. But when we are supposed to pick any option, then industries. ठीक है, अच्छा उसके बाद है introduction of economic reforms in China took place in the year, आगे मैं ऑप्शन बोलती हूँ पहले.
Options are 1978, 1980, 1988, 1991. Very right. 1978 में reforms were introduced in China, 91 में introduced in India and Pakistan में 1988, 3 years पहले हमसे, ठीक है। पाकिस्तान और चाइना का 10 years का डिफरेंस हो गया, 78 और 88, 10 years के बाद पाकिस्तान ने, और इंडिया ने पाकिस्तान के भी आफ्टर 3 years in 91। अच्छा, एक और वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड कि who was the prime minister at that time when these reforms were introduced in India? चलो अब बताओ, who was the prime minister of India when these reforms were introduced in India in 1991? I am repeating, anyone, those who are at home, they can also answer. Name the Indian Prime Minister under whose leadership these reforms in 91 they were introduced in India. You can unmute yourself if anybody knows. Let me check your GK also. सोचिए जरा जल्दी. All have kept their videos off. वीडियो ऑन करिए भी महाराज. वीडियो ऑन करिए तभी मैं देख के पूछूं किसी को. मैं anyone? मैम टीवी नरसिम्हा राव. हाँ जी. टीवी नरसिम्हा राव. Yes. Who has given this answer? कौन सा बच्चा है? मौली. मौली. Very good. मौली के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए. Very good. Molly, your friends in the classroom, they are also clapping for you. Very good. P.V. Narasimha Rao. ठीक है. P.V. Narasimha Rao थे, राजीव गांधी की डेथ के बाद वो बने थे हमारे प्राइम मिनिस्टर 91 में, और इन हिज अंडर हिज लीडरशिप जो भी हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह पीएम बने, एट दैट टाइम ही वाज द फाइनेंस मिनिस्टर. तो इनके दोनों का जो कॉम्बिनेशन था, पीवी नरसिम्हा राव, और पीवी नरसिम्हा राव ने ही डॉक्टर मनमोहन सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया और उनको कहा कि आप इकोनॉमी को करिए, लिबरलाइज करिए स्टेप्स. ही इज अ वेरी गुड ग्रेट इकोनॉमिस्ट आल्सो, डॉक्टर मनमोहन सिंह. ही वाज नॉट ए गुड प्राइम मिनिस्टर बट ही वाज ए गुड इकोनॉमिस्ट. पता है ना, ये तो आप पढ़ा ही हुआ है आपने, ठीक है. तो वो थे हमारे नरसिम्हा राव वाज द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है. और यही ऐसे भी आ सकता है, हु वाज द फाइनेंस मिनिस्टर एट दैट टाइम? डॉक्टर मनमोहन सिंह. ठीक, वेरी राइट, वेरी राइट. ओके, नेक्स्ट है एक टेबुलर फॉर्म में क्वेश्चन है, मैं टेबल बना देती हूँ. यू कैन सी. ऐसे यू विल बी गिवन सम टेबल, इस टाइप का कोई बना के छोटा सा टेबल होगा, एंड यू आर आस्क्ड क्वेश्चन कंपेयर एंड एनालाइज द गिवन डाटा रिलेटेड टू इंडिया एंड चाइना. कंपेयर एंड एनालाइज. तो कंपेयर का मतलब तो होता है कि टेबल से देख के ही हमने बताना है किसकी वैल्यू ज्यादा है किसकी कम है, वो तो कंपैरिजन हो गया. एनालाइज का मतलब कि अलोंग विद दैट एक्सप्लेनेशन कंपैरिजन वी आर रिक्वायर्ड टू गिव द हिडन रीजन आल्सो, इसके पीछे क्या रीजन था वो भी साथ में बताना है आपने, ठीक है. तो यहाँ पे इट इज गिवन अबाउट एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन. हर साल कितनी पॉपुलेशन बढ़ती है. इंडिया में ग्रोथ रेट है ये 1.2%, चाइना में है 0.5%. फिर उसके बाद है जेंडर रेशियो, या जिसको पॉपुलरली सेक्स रेशियो बोला जाता है. तो डेफिनेशन भी आ सकती है, सेक्स रेशियो मींस नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स. तो ये दिया हुआ है इंडिया के लिए दिस इज 929 एंड फॉर चाइना इट इज 941. तो अब बताइए इसका करिए कंपेयर. 3 मार्क्स का क्वेश्चन है. Anybody is sitting at home, they can also, if they are interested to answer, they can also tell. अभी मैं पहले क्लास से पूछ लेती हूँ. हाँ जी जसलीन. ठीक बता रहे हो बट वर्ड ठीक जगह नहीं लगाए. वर्ड्स ठीक है. वेरी राइट. दिव्यांशी. China growth rate is less because in 1979 China adopted a one-child policy in which the due to its population growth was less
यस, आपने वो आपकी लाइन का इंडिया के सेंस में मीनिंग बन रहा है, ठीक है, बताया ठीक था। तो फर्स्ट कंपैरिजन हो गया कि ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज मोर, या दूसरे वर्ड्स में ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन चाइना इज लेस। एंड व्हाई इज दिस लेस as compared to India? Because China very early in 1979 they adopted the policy of one child policy, and in India no such policy has been adopted ever in our country. Even there is no population policy even, तो कुछ ऐसा कुछ है नहीं। तो ड्यू टू दैट कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन देयर ग्रोथ रेट हैज डिक्लाइन। India में no such policy has been strictly implemented, that is why our growth rate is more. Number second, Gurleen, can you compare this? लेस तो है, ठीक है, मतलब किस कंट्री में बेटर है फिर सिचुएशन? अगर इनको कंपेयर करें तो विच कंट्री इज बेटर? चाइना इज बेटर, ठीक है, वेरी राइट, चाइना में बेटर है, वैसे तो बहुत ज्यादा नहीं है बट स्टिल व्हेन वी आर कंपेयरिंग, तो सेक्स रेशियो इन इंडिया इज लेस, चाइना में ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इन चाइना पर 1000 मेल्स, दैट नंबर इज मोर, मतलब दैट इज ए बेटर सिचुएशन। एंड इन इंडिया दिस नंबर इज स्टिल लेस, तो दैट मीन्स अ बैड सिचुएशन इज देयर इन इंडिया। ठीक, अब इसका रीजन, yes, Indian, yes, very right. At large, society at large, especially in villages or less developed areas of the country, or majority of area is less developed, तो वहाँ पे more preference is for the boy and less preference is given to the girl child. तो इस करके due to that mentality of the people, more preference is given to boys and girls are discouraged. Infanticide है या female feticide है, इस तरह की भी practices हैं, तो due to that. तो इसका रीजन एक और है, लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ नॉलेज, दैट इन द एब्सेंस ऑफ गर्ल्स सोसाइटी कैन नॉट रन, काम नहीं चल सकता विदाउट गर्ल्स। बॉयज के ये नहीं कि एक लॉप साइडेड सोसाइटी इज एवर हार्मफुल, तो ये नहीं हो सकता है। एक इसका एक डिसएडवांटेज, फ्यू डेज बैक एक न्यूज आई थी, हरियाणा में सबसे ज्यादा हमारे कंट्री में ये डिसप्रपोर्शनेट है सेक्स रेशियो। तो वहाँ पे वो, अब वहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो बॉयज है, मेल्स हैं ऑफ मैरिजेबल एज, दे आर नॉट गेटिंग सुटेबल गर्ल्स। जब लड़कियां है ही नहीं है तो मैरिज कहाँ से होगी अपनी एज के अकॉर्डिंग? तो इसका मतलब लॉप साइडेडनेस, अगर हमें अभी रिजल्ट नहीं पता चलता तो आने वाले टाइम में फिर मैरिज कहाँ से होगी, आगे जनरेशन्स कैसे चलेंगी, आगे फैमिलीज कैसे चलेंगी, वो सिस्टम एब्रप्ट होता है। तो वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं फिर जाके, यस मैम, Excuse me, ma'am, please see the time. I think time is running out. On the बस ठीक है, मेरा खत्म ही हो गया, मैं Okay. जस्ट एक्सप्लेनिंग, इट्स ऑलमोस्ट ओवर। तो वहाँ पे वो Thank दूसरी स्टेट से गर्ल्स को लेके आते हैं, उनसे मैरिजेस करते हैं, एंड दोज गर्ल्स आर कॉल्ड मोलकी, MOLKI। तो मोलकी का मतलब परचेज्ड ब्राइड। तो वो परचेज्ड ब्राइड को जो वहाँ के नेटिव है रहने वाले, वो उतना रिस्पेक्ट नहीं देते जितनी की मिलनी चाहिए। तो वहाँ पे फिर ये न्यूज में आया था कि ना वो मोल की वर्ड हटाया वहां से, और घर के बाहर वो लेडी का नाम लिखा, उसके जैसे नेम प्लेट लगाते हैं तो इस तरह से लिखा। कहने का मतलब है कि सोशल प्रॉब्लम्स दे अराइज ड्यू टू दिस लॉपसाइडेड सेक्स रेशियो। ठीक है जी, तो इस तरह से आपने, अब ये एग्जांपल नहीं लेना, ये तो वैसे आपको बताया, तो अपने साथ में एनालाइज करना, उसका रीजन बताना। ठीक है, चलो एक आधा कोई और क्वेश्चन कर लेते हैं जब तक बेल नहीं होती है। ओके, विच कंट्री अडॉप्टेड वन चाइल्ड पॉलिसी एज ए मेजर टू कंट्रोल पॉपुलेशन? वेरी राइट, ये तो सबको याद हो गया। विच कंट्री स्टार्टेड ग्रेट लीप प्रोग्राम? चाइना। विच कंट्री स्टार्टेड कम्यून सिस्टम? चाइना। व्हाट वाज देयर अंडर कम्यून सिस्टम? Yes. Yes, collective farming was encouraged under commune system. Okay. Then another question, बस इस लेसन में इसी टाइप के ही हैं, ज्यादा से ज्यादा आपको ऐसे ग्रोथ रेट का वो जो सेक्टर वाइज है, परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट या उस टाइप के आएंगे, या वो डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स टेबल विल बी गिवन एंड यू विल बी आस्क्ड टू कंपेयर। ठीक है जी, चलो विद दिस आई एम 1 मार्क के एक दो क्वेश्चन 1 मार्क के हो सकते हैं, 1 या 3 हो सकते हैं, बाकी एक 3 का या 4 का, टोटल 6 मार्क्स वेटेज इज देयर। ठीक है, चलो विद दिस आई वांट टू थैंक यू ऑल
and stop my recording also.